नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज पर आप देख रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस। मैं हूं राजकुमार सिंह। शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में भाजपा के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सिंह गर्जना रैली। मोदी ने खेला स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे का इमोशनल कार्ड। कहा, वोट देने से पहले मुंडे जी को जरूर करें याद। मुंबई के कांदिवली पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार रमेश सिंह ठाकुर की लोकप्रियता अब भी बरकरार। जनता ने की उनके काम की तारीफ। शिवसेना प्रत्याशी रविंद्र वायकर ने कहा, काम के दम पर हासिल करूंगा जीत। तो कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण छेड़ा की टैगलाइन, काम ही मेरी पहचान। मुंबई के बोरीवली में गरबा आयोजक स्थल पर चोरी। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, लेकिन चोर अब भी नदारद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की कर्मभूमि बीड और फिर औरंगाबाद से अपनी चुनावी रैली का आगाज किया, जहां उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के ऊपर जमकर निशाना साधा। लेकिन कभी उनकी सहयोगी पार्टी रह चुकी शिवसेना पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोले। दरअसल कुछ दिनों पहले शिवसेना की हुई कुछ रैलियों में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और मोदी को लेकर कुछ कड़े तेवर दिखाए थे, जिसके बाद ऐसे अंदेशा लगाया जा रहा था कि मोदी इसका जवाब जरूर देंगे, जबकि ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। वहीं मोदी ने बीड में गोपीनाथ मुंडे के नाम पर इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि जब भी आप वोट देने जाएं, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे को एक बार जरूर याद करें। अब ऐसे में देखना यह होगा कि मोदी का ये महाराष्ट्र का चुनावी दौरा आखिर कितना इस चुनाव अभियान का प्रारंभ महाराष्ट्र में मैंने बीड आकर के किया है। आज अगर गोपीनाथ जी मुंडे होते तो शायद मुझे महाराष्ट्र में आने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप कल्पना कर सकते हैं, 30 साल का जिसके साथ मेरा गहरा संबंध रहा, जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया, और एक साथी के रूप में जिस पर मुझे पूरा भरोसा था कि गांव का, गरीब का, किसान का, पिछड़ों का अगर कोई कल्याण करेगा तो मेरा साथी गोपीनाथ करेगा। अपने महाराष्ट्र दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ गोपीनाथ मुंडे के नाम पर इमोशनल कार्ड खेला है, तो वहीं दूसरी तरफ पुणे के एक बीजेपी कार्यालय उद्घाटन में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कुछ ऐसा ही किया। स्मृति ईरानी ने अपने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि भगवान राम का भी वनवास 14 साल में खत्म हो गया था। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी को जिताया गया तो बीजेपी का भी ये वनवास खत्म हो जाएगा। चुनावी जंग शुरू होने में मात्र हफ्तों का समय शेष बचा हुआ है। हर पार्टी का उम्मीदवार अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि कैसे भी करके इस बार चुनाव जीतना ही है। लेकिन अब ये मंशा किसकी पूरी होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जीत का सेहरा आखिर किसके सर पर सजेगा। इसी क्रम की तैयारी में लगी बीजेपी ने महाराष्ट्र के पुणे में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर वहां बीजेपी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी नजर आईं। कार्यालय उद्घाटन के बाद स्मृति ईरानी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी किसी एक खानदान की जागीर नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी का हर एक व्यक्ति खुद के बलबूते पर चुनाव जीत कर आया है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के ये नेता ये न समझें कि वे कुछ भी मनमानी कर सकते हैं। बेटी, बहू के रूप में चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि संगठन के प्रतिनिधि के नाते हम मैदान में जंग करते हैं। ये भाजपा की
व्यतीत होगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वहां की महिलाओं को भी काफी प्रोत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की और कहा कि विधानसभा चुनाव में हर एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी को अपने अपने मतदार संघ पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि महाराष्ट्र में भी कमल का फूल खिल सके। साथ ही स्मृति ईरानी ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए भगवान राम का उदाहरण दिया और कहा कि भगवान राम का वनवास तो 14 साल में खत्म हो गया, लेकिन हमारा तो अब 15वां साल चल रहा है। प्रण लेना होगा हर कार्यकर्ता को कि दीपावली से पहले ऐसे जमकर कार्यकर्ता हमारे वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लेकर आए ताकि राम का वनवास तो 14 साल का था, हमारा 15 साल चल रहा है, वो वनवास समाप्त हो और दीपावली हम लोग हर्षोल्लास से मनाएं जब महाराष्ट्र की धरती पर कमल का फूल। स्मृति ईरानी ने तो वहां के लोगों को हर तरीके से अपनी पार्टी की तरफ खींचने की कोशिश की है, लेकिन उनकी ये कोशिश कितनी कारगर साबित होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन विजय जगताप के साथ मोहित शिंदे, गुलिस्तान न्यूज, पुणे। इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंबई के मलाड विधानसभा क्षेत्र से कुल 16 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दायर किया था, जिसमें से एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया, जबकि 2 लोगों के नामांकन को वापस कर दिया गया। इस पूरे मामले पे चुनाव विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं कितने लोगों का नामांकन वापस हुआ और कितने लोगों का रद्द हुआ है। 162 मालाड विधानसभा मतदार संघ में जो नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर थी, तब तक कुल 16 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे। उसके बाद 29 तारीख को जो स्क्रूटिनी है उसमें एक नामांकन पत्र बाद किया गया और उसके बाद 2 लोगों ने नामांकन पत्र वापस किए। इसकी वजह से अभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट की संख्या जो इस मतदार संघ में है वो 13 है। ये 13 में से इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, देन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बीएसपी ये रिकॉग्नाइज पार्टी के कैंडिडेट्स है। इसके सिवा समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट है, बाकी अपक्ष कैंडिडेट है। मालाड विधानसभा मतदार संघ में करीबन 3,03,000 वोटर्स है और इसके लिए हमारे 288 पोलिंग स्टेशंस है और इसमें करीबन हम 2,000 लोगों को पोल के लिए डिप्लॉय करने वाले हैं। इसमें पूरा पुलिस फोर्स रहेगा प्लस हमारे पोलिंग स्टाफ रहेंगे। ये सब हमारा जो पोलिंग स्टाफ है इनका ट्रेनिंग पहला हमने 26 तारीख को लिया है, दूसरा ट्रेनिंग 8 तारीख को है और तीसरा ट्रेनिंग 12 तारीख को रहेगा। 14 तारीख को हमारी सब जो पोलिंग पार्टीज है वो पोलिंग स्टेशन पे रवाना हो जाएगी। 15 तारीख को पोल हो जाएगा और इसका काउंटिंग 19 तारीख को होगा। मुंबई के जोगेश्वरी विधानसभा सीट से शिवसेना के उम्मीदवार रविंद्र वायकर का कहना है कि उन्होंने जो काम किए हैं उसके भरोसे इस बार उन्हें जीत जरूर हासिल होगी। साथ ही उनका यह भी कहना है कि वो ऐसे नेता हैं जिनकी जनता के बीच में बेदाग और लोकप्रिय छवि है। आइए उनसे दिखाते हैं कुछ हमारी खास बातचीत। महाराष्ट्र की शान शिवसेना की जान कहे जाने वाले रविंद्र वायकर जी आज चुनाव में पूरी तैयारी कर चुके हैं। जोगेश्वरी विधानसभा से वो बिलोंग करते हैं। आइए हम उनके साथ हैं, आइए जानते हैं उनकी चुनावी तैयारियां किस तरह से और कैसे चल रही हैं। चुनाव के लिए मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं की क्योंकि गए 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ और मैं जब चुन के आता हूँ उसी दिन के दूसरे दिन मेरा चुनाव है, इसी प्रकार से मैं काम करता हूँ। इसके लिए मेरी ऐसी चुनाव के लिए भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हर एरिया में कम से कम 200-300 बार मैं जाके आता हूँ, हर चीज़ के लिए काम के लिए उनके पास जाता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन मुझे चुनाव के लिए चाहिए, मुझे कल भी चुनाव हो गया तो भी चलेगा। इसी प्रकार की मेरी तैयारी है। 1989 में पहली हमारी गठबंधन हो गया, मगर उसके बाद में 92 का जो इलेक्शन आ गया
तो उसके अंदर शिवसेना भाजपा अलग अलग लड़ी थी। और हमारे यहाँ जो जोगेश्वरी एरिया में तभी मैं 92 में पहली बार चुन के खड़ा रहा था। उसके पहले शिवसेना का जो भी कैंडिडेट था थोड़े से मतों से हम गिर गया था 4 बार लगातार। फिर मेरे को माननीय शिवसेना प्रमुख जी ने मेरे को टिकट दी और मैं जो हमारा उम्मीदवार 300 350 वोटों से गिर जाता था, मैं पूरे 10,128 वोटों से जीत के आया, 10,128। और तभी भाजपा को खाली 380 वोट मिले थे इस जोगेश्वरी एरिया में। जो और इसी प्रकार से महाराष्ट्र में इसी प्रकार से भाजपा की ताकत ही नहीं थी। शिवसेना के खंधे के ऊपर बैठ के अभी अब बताते जोर शोर में कि बाबा नहीं, हमको गठबंधन नहीं चाहिए। क्यों? हमारे दिमाग में हवा गई है, उसका मतलब ये होता है। मगर शिवसेना की हर जगह ताकत है, शिवसेना की हर कैडेट मौजूद है, हर एरिया में शाखा है, हर एरिया में हमारा शाखा प्रमुख होता है, महिला शाखा प्रमुख होता है, हर गठ रहता है। उसी प्रकार से हम हर तरह से लोगों को उपयोगिता में आते हैं। इसीलिए भाजपा का ऐसा हमको चुनौती लगता नहीं है। भाजपा को नाम मात्र मत मिलेंगे, जो थोड़े से गुजराती लोग हैं जो मोदी जी के माध्यम से थोड़े से होंगे, मगर वो भी चाहते कि मुंबई में जो भी काम करने का माननीय शिवसेना प्रमुख ने जो मुंबई को सहारा दिया, एक संरक्षण दिया, उसी प्रकार का संरक्षण और सहारा किसी ने दिया। तो वो भी गुजराती समाज भी है, वो शिवसेना के साथ ही है और बाकी के समाज भी है। इसलिए हम लोग भाजपा को मानते ही नहीं कि हमारा वो टक्कर ले सकते हैं। ऐसा वो अभी लोग ही जाने कि मोदी की लहर है, नई लहर है, 4 महीने में उन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं किया, वो लोग जानेंगे। मगर हम हमारे काम के ऊपर जाने वाले। शिवसेना ने जो काम किया, महाराष्ट्र के लिए काम किया, चाहे शेतकरी वर्ग के लिए हो, चाहे मजदूर वर्ग के लिए हो, चाहे आपत्ति आए उस टाइम भी हो। आपको मालूम है उस्मानाबाद में गए टाइम, मराठवाड़ा के टाइम गए साल ही अकाल गिरा था। अकाल गिरने के बाद हम हमारी टीम लेके वहां गए थे। मैंने 18 लाख की टाकियां उधर दी थी। मेरा कुछ गांव से कुछ लेना देना नहीं था उस्मानाबाद से। मैं फिर उधर जाने के बाद हमारे जो आमदार है उधर के वहाँ के एरिया के न्यांद्राज चौगुले, उन्होंने कहा कि वाइकर साहब हमको 2 बोरवेल चाहिए। मैं बोला महाराष्ट्र शासन ने जितने बोरवेल डाले एक भी पानी नहीं लगा। नहीं आप डालो तो लगेगा। तो मैं गया उनके यहाँ, वहाँ एक गांव था, उस गांव में गए तो 2000 लोग ऐसे ही बर्तन लेके ऐसे ही बैठे थे, यानी जब टैंकर आएगा तब पानी मिलेगा, इसी प्रकार की ये थी। तो मेरे को उन्होंने रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ से मेरे मित्र परिवार थे सभी ले हम लोग ने फिर एक बोरिंग खोदने का उधर मुहूर्त किया, नरियल फोड़ा और हम लोग मराठवाड़ा में वापस आ गए। कुछ दिन हमको टंकी का वाटअप करना था सब पूरा मराठवाड़ा में, और माननीय उद्धव साहब दूसरे दिन आने वाले थे, तो हम लोग रात को जाके पहुंचे। दूसरे दिन सुबह ये मेरे को बताया गया, फोन आया उनका कि साहब 3.5 इंच का पानी लगा। एक को में कम से कम 32 बोरवेल किया है, जिस आदिवासी पाड़ा में अभी तक शासन देश स्वतंत्र होने के बाद 67 ईयर होने के बाद भी आदिवासी पाड़ा में पानी नहीं है। मेरे माध्यम से मैंने 20 करोड़ की फिर म्युनिसिपालिटी से लाइन डाल के सभी परमिशन लेके अभी पानी की लाइन चालू होगी। तो इसी प्रकार से हम लोग काम करने वाले आदमी हैं, इसलिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 30 किलोमीटर का मेन रास्ता है, 45 किलोमीटर के अंदर के रास्ते। तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग बनाते हैं, और इसी प्रकार से 134 करोड़ का उन लोग ने एस्टीमेट किया। एस्टीमेट करने के बाद 3 साल लगातार में सभागृह में ये प्रश्न उठाने के बाद भी उन्होंने उस फाइल के ऊपर सिग्नेचर ही नहीं किया। फिर आखिर में उनके पास मैं हाथ जोड़ के बढ़ गया, बाबा तुम नहीं कर सकते, आपके पास पैसा नहीं, ये नहीं। छगन भुजबल के पास जाओ तो बोलते हैं पैसा देते नहीं है, मुख्यमंत्री के पास जाओ तो वो सिग्नेचर नहीं करते। तो मैंने एक रिक्वेस्ट की, एक काम करो आप बीएमसी के पास वो दे दो, रोड रास्ता दे दो। तो उन्होंने खुशी खुशी बोले हाँ ठीक है हम देते। और मतलब फिर मैं से मिनट बनाओ, फिर उन्होंने कैबिनेट में मिनट बनाए, मिनट्स की कॉपी मैंने ली, पदुम के पास आया, यानी पशु दुग्ध विकास में जो मंत्रालय उसके पास आया, उनकी एनओसी ली। उसके बाद मैंने पीडब्ल्यूडी के इधर गया, उनकी एनओसी ली। फिर महसूल के पास गया, महसूल की एनओसी की, और वो 306 की नोटिस हमने बीएमसी के माध्यम से लगा दी। 306 की नोटिस जिस दिन लगाई उसके 7वें दिन मैंने ये सब काम करके रखा था। और जिस दिन अपना गोविंदा था, गोविंदा के दिन बाकी के लोग गोविंदा खेलते थे, मगर मैं देखा उधर के ऑफिसर को मैंने बुला के लिया, डिप्टी सेक्रेटरी साथे को, कि बोला मेरे को ये एनओसी दे दो आप, कि ये बाबा म्युनिसिपैलिटी को हम लोग दे रहे। तो बोला ठीक है, म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर किधर है बोलते। तो मैं बोला उनको भी बुलाता हूँ। तो 4 बजे उनको बुलाया, इनको बुलाया, मिल के हम लोग ने उनसे हाथ से पेपर लिया कि बाबा हम लोग ने हैंड ओवर किया।
जिस टाइम हैंडओवर हो गया तो उनको मालूम नहीं था, पता नहीं था कि बाबा जिस टाइम मुंबई महानगर पालिका का रोड हो जाता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाता है। ये माननीय मुख्यमंत्री को भी मालूम नहीं था। तो मैंने वो गेम खेला, उसी प्रकार से मुंबई महानगर पालिका को रोड मिला। दूसरे ही क्षण में मैंने वो टोल नाका तोड़ दिया कि अभी उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई राज नहीं है, उसके ऊपर राज चलेगा। अभी मुंबई महानगर पालिका, तुरंत मैंने कमिश्नर को लेटर लिख के वो रोड लिया, खड्डे बिड्डे बुझाने का काम चालू है। मगर वो अभी बारिश चालू है, कंटिन्यूस बारिश चालू है, बारिश होती है अच्छा रोड बनेगा। मगर वो सीसी रोड में बनाना चाहता हूँ, उसी प्रकार की बजट में प्रोविजन करने के लिए कमिश्नर जी को बोला है, कंसल्टेंट ने ये किया है कि ये 20 फुट का रोड है और एक 20 फुट का रोड बाजू में, इस बाजू से जाए, और एक कंक्रीट का रोड, अच्छा सा रोड आर्य कॉलोनी के लिए, यानी यहाँ से अंधेरी के उस साइड जाने वाले लोगों को भी राहत मिले। उसी प्रकार का रोड जो मैंने जो काम करने का था, दिमाग से काम किया, उसमें मुख्यमंत्री फंस गए। ये थे रविंद्र वाइका जी, जिन्होंने कहा कि हमने जो काम किया, हमारे काम के दम पर जनता हमको जरूर एक बार वापस चुन के लाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक गुज्जर के साथ सत्यप्रकाश सोनी, गुलिस्तान न्यूज, मुंबई। मुंबई के कांदिवली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार और इस बार के एमएलए रह चुके रमेश सिंह ठाकुर को जहां और भी कई पार्टियों के लोग कड़ी टक्कर देने की तैयारी में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वहां की जनता रमेश सिंह की मुरीद हो चुकी है। जनता का कहना है कि हमें अगला एमएलए भी रमेश सिंह ही चाहिए। क्या कुछ कहना है वहां की जनता का, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ठाकुर रमेश सिंह जी हमेशा जहाँ जहाँ अपोजिट वाले खड़े हैं, जहाँ जहाँ अपोजिट पार्टी थी, उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले काम किया। वो कभी ये नहीं समझते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि ये अपोजिट वाले हैं, हम इनका काम नहीं करेंगे। एक उनमें यही खासियत है, इसलिए जनता हमेशा उनके पीछे रहती है और उनको जीत के देने का इरादा करती है। जब से 92 से नगर सेवक बने, उसके बाद लगातार वो 4 बार नगर सेवक बने हैं। वो इसी कारण, इसी करार पर कि वो जनता का काम करते हैं, जनता की सुनते हैं, उनके दिल में किसी भी पक्ष का भेदभाव नहीं रहता। वो काम किया है कि शायद किसी आमदार ने न किया हो। लोखंडवाले से 1972 की लाइन से जोड़ करके 24 इंची का लाइन और आज भी पूरा कर रहे हैं। और जो काम बाकी है थोड़े बहुत, जनता को विश्वास है कि वो रमेश सिंह जी हमारे करेंगे। 39 सालों में उन्होंने ये रोड कभी भी फैसिलिटी प्रोवाइड हुआ वैसा बना हुआ नहीं है। हमारे बूढ़े बच्चे सब यहाँ पे रिक्शे से प्रॉब्लम, ड्रेनेज से प्रॉब्लम, ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड किया है। वो फर्स्ट है मेंबर हमारे यहाँ के आमदार रमेश सिंह ठाकुर। दूसरे है यहाँ पे वही उनके साथ संजय निरूपण। उन्होंने हमको जो सपोर्ट दिया है, वो सपोर्ट से हमको आज ये रास्ता इतना अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड हुआ है। हमारा इतना अच्छा कोशिश है कि हम उनके साथ ही आज से अभी भी और आगे भी, और वही आने चाहिए। अब अगर किसी उम्मीदवार की तारीफ जनता खुद से करे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। वहीं जब हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी ने रमेश सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा काम ही बोलता है। हमने जो 5 साल में काम किए हैं उससे जनता हमें जीत जरूर दिलाएगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है कांग्रेस उम्मीदवार रमेश सिंह ठाकुर का। हमने जो मूलभूत पब्लिक को सुविधा देनी है, हमारी कोशिश है मैं जहां तक पहुंचाने का वहां तक मैं पहुंचाऊं लोगों को। कुछ समस्याएं हैं, उसे मैं आने के बाद मैं उसे दूर करूंगा। जैसे कुछ चीजें, जैसे यहाँ पे भी चालू, हनुमान नगर में भी चालू शौचालय की, जहाँ पे जगह है नहीं वहाँ पे डबल माले का अपन प्रस्ताव डाल के बना रहे हैं, चालू है काम। पोईसर में जहाँ पे एकदम ही सबसे ज्यादा समस्या पोईसर में, जस्ट उसका डबल बन रहे। ये सुविधा जहाँ पे जगह न होते वहाँ पे डबल का प्रोविजन हम लोग डाले कर रहे हैं। हमने यहाँ पे जो छोटे मोटे रोडे हैं, गलियां हैं, वो बने। अभी ये जो आने वाले टाइम पे है, जैसे वड़ारपाड़ा रोड नंबर 1, वड़ारपाड़ा रोड नंबर 2, हनुमान नगर रोड, ये सब हम लोग ये आने के 1 महीने के बाद से चालू हो जाएंगे काम यहाँ पे। कांग्रेस नेता नारायण राणे ने मुंबई के घाटकोपर ईस्ट में एक सभा कर वहां सभी को अपनी पार्टी को वोट देने के लिए अपील की। तो वहीं घाटकोपर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रवीण छेड़ा ने अपनी टैगलाइन जो बनाई है वो कुछ ऐसी है कि मेरा काम ही मेरी पहचान है। उनसे जब हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी टैगलाइन ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी टैगलाइन ही मेरे कामों को और मेरे द्वारा किए गए सभी चीज़ों को बयां करती है। इस वक्त हम मौजूद हैं घाटकोपर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ हमारे मेहमान इस समय के हैं प्रवीण छेड़ा जी, जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार हैं।
इस घाटकोपर पूर्व में इस बार अगर देखने जाएंगे तो इस बार कांटे की टक्कर है। आइए हम प्रवीण छेड़ा जिसे जानते हैं कि इस बार किन रणनीतियों के तहत वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। छेड़ा साहब, ये बताइए कि इस बार प्रकाश मेहता जी आपके समक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 25 वर्षों से वो आमदार हैं यहाँ पे, तो जनता उन्हें इस बार क्यों नहीं चुन के लाए, आप बताइए। जनता उन्हें घर पे इस समय बैठाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पिछले 25 सालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया और मैं विकास के आधार पर लोगों के सामने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं आज हर घर में जा रहा हूँ, जबकि विधानसभा के चुनाव में कोई घर घर तक नहीं जाता, लेकिन मैं पिछले 1 महीनों से सभी प्रकार के प्रयोग करके मैं सभी के घर तक पहुँचा हूँ। और इस विभाग के जो काम नहीं हुए, विशेष करके महाड़ा, आज जहाँ हम खड़े हैं, इस महाड़ा लेआउट के जो बहुत बड़े पंतनगर का विषय है, वो लोगों के सामने हमने लाए हैं। कल भी आदरणीय नारायण राणे जी ने जो मीटिंग ली थी, उसके अंदर भी इस विषय को लेकर हमने चर्चा की है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से घाटकोपर विकसित होना चाहिए, ये पिछले 25 साल में विकसित हुआ नहीं है। अब लोगों को यहाँ पे डेवलपर विकासक नहीं चाहिए, उन्हें एमएलए चाहिए। इस भूमिका के साथ में हम लोगों के सामने जा रहे हैं। एक अच्छा लोक प्रतिनिधि घाटकोपर को मिलेगा आने वाले समय में। सबसे पहली बात अगर की जाए कि शिवसेना और बीजेपी का जो विभाजन हुआ है, गठबंधन टूटा है, इसका आपको कितना फायदा मिल सकता है? हाँ, निश्चित। वैसे तो सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। जैसे शिवसेना भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही है, वैसे राष्ट्रवादी और हम अलग लड़ रहे हैं। लेकिन इसका सीधा फायदा हमको होगा, कांग्रेस को होगा। और इस वक्त लोगों ने एक अपना माहौल बना लिया है कि 25 सालों में जो काम नहीं हुआ, वो एक अपेक्षा की नज़र से, एक आशा की नज़र से हमारे सामने देख रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो गठबंधन नहीं हुआ, उसका सीधा फायदा कांग्रेस को होगा। एनसीपी और कांग्रेस का भी गठबंधन टूटा है, इसका आपको कितना फायदा मिल सकता है? वैसे मैं और सिटिंग काउंसिलर हूँ, जिसका फायदा सीधा मुझे मिल रहा है। और दूसरा, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उनके बाकी के जो कैंडिडेट हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से प्रचार में मैदान में उतरने चाहिए, इस प्रकार की उनकी प्रचार यात्रा नहीं दिख रही है, ना वो कहीं संपर्क दिख रहा है। तोड़फोड़ की राजनीति सभी दल करते रहते हैं, उसमें कांग्रेस नहीं है। हम तोड़फोड़ की राजनीति में नहीं मानते, हम जनमानस को पहचानते हैं, हम जन जन तक जाते हैं। अगर आप चुन के आते हैं तो ऐसा कौन सा काम सोच के रखे हुए हैं जो सबसे पहले जनता के समक्ष लाएंगे? निश्चित ऐसे बहुत सारे काम हैं जो लोगों के सामने मैं लेके जा रहा हूँ। एक तो घाटकोपर के ट्रैफिक का सबसे बड़ा प्रश्न, वो रिजोल्यूशन, साथ में महाड़ा लेआउट के विषय है, ट्रांजिट कैंप का विषय है, साथ में रमाबाई कामराज के एसआरए का विषय है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न को लेके मैं चला हूँ और आने वाले समय में 19 तारीख से ही हम कामों की शुरुआत करेंगे। लोग प्रवीण छेड़ा को ही वोट क्यों करें? अब काम के आधार पे आपने मेरा रथ देखा रहेगा, तो उसमें मैंने सूत्र बनाया है, मेरा काम ही मेरी पहचान, मेरा काम देखकर ही लोग मुझे मतदान करेंगे। ये थे प्रवीण छेड़ा जी, जो बता रहे थे कि इनका काम ही इनकी पहचान है। कैमरामैन सगीर अंसारी के साथ संतोष पांडे, गुलिस्तान न्यूज़, मुंबई। नवरात्रि के समय मुंबई में जहां एक तरफ लोग गरबे की धूम में मशगूल थे, तो वहीं चोर भी काफी सक्रिय नजर आए। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बोरीवली के एक गरबा केंद्र से कुछ चोरों ने रात के समय कुछ इंस्ट्रूमेंट चुरा लिए, लेकिन ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आप देख सकते हैं किस तरह से चोर एक इंस्ट्रूमेंट को चुरा कर ले जा रहे हैं। शायद उन्हें इस बात की खबर नहीं है कि यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद हो रही हैं। वैसे अब तक इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही पुलिस इन चोरों को पकड़ने में कामयाब हुई है। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, नवरात्रि जैसे पवित्र समय में चोर भी सक्रिय नजर आए, जहां आधी रात के बाद जब लोग गरबा खेल अपनी सुनहरी नींद में रहते हैं, वहीं ऐसे समय में चोर अपने कुछ नाकाम मंसूबों को कामयाब करने में सफल होते हैं। मुंबई और आसपास की खबरों के लिए आप देख रहे थे मुंबई एक्सप्रेस। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।